लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बोर थ्योरी, राइट? तो हमने बोर थ्योरी पढ़ी थी। तो बोर थ्योरी में मुझे एक बात बताओ, तो बोर थ्योरी ने क्या ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को लूज करते हुए न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है, नहीं सर, या उसको करेक्ट किया था? करेक्ट किया था। करेक्ट किया था, राइट? ये नहीं होता है Yes. ऐसा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से फोर्थ शेल में जा रहा है या फिफ्थ शेल में जा रहा है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए जाएगा या एनर्जी को रिलीज करते हुए ऊपर जाएगा? एनर्जी को ऑब्जर्व करते जाएगा। ऑफ कोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, और जब ऊपर से वो नीचे आएगा तो एनर्जी को रिलीज करते हुए वो नीचे आएगा, राइट? इज दैट क्लियर? रिमेंबर डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, लास्ट Yes, क्लास sir. में बताया था। कुछ याद नहीं है? हाँ जी सर बोलिए। सर वो बुक में तो लिखा है कि E2 माइनस E1 अपॉन H होता है। एक सेकेंड, ये तुम क्या पढ़ रही हो? कहाँ से पढ़ लिया ये सब तुमने? E2 माइनस सर E1 वो अपन, फ्रीक्वेंसी का होता है शायद। वो सब छोड़ो, वो सब पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ के आ रहे हो, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। ज्यादा कंफ्यूज जितना करा रहा हूँ उतना पढ़ो ना, क्या बुक बुक को वो कर रहे हो? ठीक है, बुक बुक को पढ़ना जब एक बार चैप्टर खत्म हो जाए। अब तुम पता नहीं कहाँ की बात कहाँ जोड़ के फिर पता नहीं रिप्रेजेंट कर दोगी, इससे और लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छी बात है तुमने बुक पढ़ी, लेकिन बुक बुक पढ़ना बाद में, पहले एक बार मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद जो डाउट है फिर वो क्लियर करेंगे। पता नहीं तुमने कुछ और देख लिया होगा, वो एच जो हो गया है वो एनर्जी का दूसरा वाला फॉर्म आएगा, बताऊंगा वो, ये वाला नहीं है वो। ठीक है, तो E2 सिंपल सी बात है, अगर एक एनर्जी मेरे पास फर्स्ट शेल में है, दूसरी एनर्जी मेरे पास ये है, मान लो ये E1 है, ये E2 है, तो एनर्जी कितना होगा? E2 माइनस E1। तो डिवाइड में H लिखने की क्या जरूरत है, बताओ? सर मतलब और कि उसमें लिखा था न्यू इक्वल्स टू डेल्टा E अपॉन H। तो फिर तो वही वाली बात हो गई ना। देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरे को डेल्टा ही निकालना हो, ठीक है, कि कितनी एनर्जी आई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? E2 माइनस E1 बोलेंगे, राइट? अच्छा E2 माइनस E1 क्या होता है? क्या नहीं से डेल्टा ई। डेल्टा ई का मतलब क्या है? चेंज, राइट? भाई यही तो है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एनर्जी जो भी होती है, कोई सी भी एनर्जी है, जैसे डिफरेंस आ गया 25 में से 20 एनर्जी चली गई तो 5 एनर्जी आई। और एनर्जी हमेशा किसके बराबर होती है? एच म्यू के बराबर होती है या नहीं? होती है। तो म्यू क्या हो जाएगा मेरे पास? डेल ई अपॉन में एच नहीं आ जाएगा? ठीक है, लेकिन ये सब करना ही नहीं है ना। ठीक है, बच्चों वाली बातें, ये क्या बताना है इसके बारे में? ये सब नहीं है मेन भाई, ठीक है, करेंगे ये भी, लेकिन ये सब हमें ऑलरेडी पता है, तो ये क्या करना है? चलो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। चलो भाई, अब मेरे पास अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा अचीवमेंट ऑफ बोर थ्योरी, तो बोर थ्योरी ने अपनी बोर थ्योरी देके कुछ अचीव किया है। क्या अचीव किया है बताओ? उसने सक्सेसफुली तुमको स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया या नहीं बताया? पहले सब जितने भी एटम थे वो सब क्या थे? अनस्टेबल थे। अरे भाई, कोई अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करते हुए न्यूक्लियस में नीचे गिर जाएगा तो क्या वो स्टेबल है? नहीं। स्टेबल नहीं है ना भाई। कब गिरा? आज गिरा, परसों गिरा, तरसों गिर चुका है, या अभी गिर रहा है, ये क्या बात हुई? ऐसे करके तो किसी एटम का हम बता ही नहीं पाएंगे कब क्या हो रहा है उसमें। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर तो ये तो गड़बड़ है। इसका मतलब अगर मैं अचीवमेंट देखूंगा तो उसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। तो बताओ वो स्टेबल हो गया नहीं हो गया? तो इसका मतलब बीच में पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव अट्रैक्टिव फोर्स से वो ऐसे जुड़ा रहता है। तो वी कैन से दैट, सो कैन आई से दैट सक्सेसफुली, सो ही कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो इसका मतलब उसने बहुत अच्छे Yes, से sir. एक्सप्लेन किया। सो ही एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। तो इसने स्टेबिलिटी, अच्छा तुम सबके स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं, राइट? यस सर। नो सर। नो सर। परसों से स्कूल खुल रहा है। सर एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा सर मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा, ओके छुट्टी बढ़ गई सर। ठीक है ठीक है। अन्वेषा, इस चैप्टर का टेस्ट हो गया? नहीं सर, वो तो अभी पहले का लिया है, अभी दूसरे का लेंगे। अब दूसरा पढ़ाओ तो पहले वो। हाँ वो तो मैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो इसने, अच्छा देखो अब मुझे एक बात बताओ, इसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को बारे में हमें एक्सप्लेन किया। जैसे अभी मैं स्पेक्ट्रल सीरीज में करवाऊंगा, ठीक है ना, लाइमन, बेलमर, पैशन, ब्रैकेट, पीफन। तो इसने हमको क्या चीज एक्सप्लेन करके दी है? तो इसने हाइड्रोजन का अपना एक स्पेक्ट्रम होता है, तो एक्सप्लेन दी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जो इससे पहले कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में भी हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब देखो, अब ना हमारे पास, जब हम देखो, जब तुम 12th में आओगे तो 12th में एक चैप्टर पढ़ोगे एटम, फिजिक्स के अंदर, सेकंड बुक के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर ना जितने भी अब हम फॉर्मूले देखेंगे ना आने वाले टाइम में अभी, तो उन सबके फॉर्मूले की डेरिवेशन है। तुमको तो मैं डेरिवेशन तुम्हें अभी ले लूंगा, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। अभी तुम्हें सिर्फ फॉर्मूले याद करने वाले, और उनकी डेरिवेशन फिजिक्स में हम पढ़ते हैं 12th के अंदर। ठीक है, तो इसने हमें किस चीज में हेल्प करी? तो इसने हमें कैलकुलेट करके क्या दिया?
तो ये ही कैलकुलेटेड या ही कुड कैलकुलेट, हमारे पास ने एनर्जी का फॉर्मूला हमको दिया, इसने वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको दिया, राइट। तो एक एनर्जी ऑफ एटम क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो इसने ये सब हमें निकाल के दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो ये तो वो इसकी अचीवमेंट। लेकिन अगर अब मैं बात करूंगा तो इसका ड्रॉबैक क्या रहा होगा, कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक इसका भी था, कमियां तो इसमें भी थी। यस, क्या लगता है क्या ड्रॉबैक रहा होगा? यस, कुछ बताया? अच्छा देखो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का इन्होंने इसने स्पेक्ट्रम बता दिया हाइड्रोजन के लिए, राइट। जैसे मैंने बोला था ना कि सारा एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन के लिए किया गया था। तो अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम है जिसके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या उसके बारे में अभी तक मैंने तुम्हें कुछ बताया? क्योंकि नहीं उसके बारे में इसने कुछ बताया ही नहीं। तो तो इसने सिर्फ कुछ हाइड्रोजन और वन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन वाले के हाँ 1 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए बताया इसने। तो वी कैन से दैट ही कुडंट एक्सप्लेन। तो बोर ने हमें जिनके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके स्पेक्ट्रम के बारे में इसने कुछ नहीं बताया हमें। तो ही कुडंट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स का मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी हैं, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नहीं आया कुछ समझ भाई? हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एटम है उन सबके स्पेक्ट्रम के बारे में इसने कुछ नहीं बताया। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसके अंदर? नो अच्छा देखो, अब ना मेरे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हम एक्चुअली जब हम मैं एक चैप्टर नंबर 4 करवाऊंगा तुम लोगों को, बॉन्डिंग वाला, तो इसने कोई हमारे मॉलिक्यूल्स की भी ना शेप होती है, तो इसने शेप वेव के बारे में कुछ डिस्कशन ही नहीं किया। इसने जितने भी मेरे पास एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी भी अपने आप में एक फिक्स शेप होती है जिसको हम वही पढ़ेंगे आगे। तो इसने इस शेप के बारे में कोई एज सच एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो ही कुडंट एक्सप्लेन लाइक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। एंड लास्ट थिंग, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरे पास एक ना मैग्नेटिक इफेक्ट्स होता है और एक मेरे पास इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो एक मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हमारे पास ना दो फिनोमिना होते हैं, एक को तो हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट और एक को हम बोलते हैं जीमेंस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? सारे बच्चे बोलेंगे एक बार स्टार्स इफेक्ट, सारे बच्चे बोलेंगे स्टार्स इफेक्ट, यस। स्टार्स इफेक्ट सर, और एक बोलेंगे जीमेंस इफेक्ट। जीमेंस इफेक्ट। अब देखो हमारे पास ये है क्या, देखो स्टार्स इफेक्ट और जीमेंस इफेक्ट, जैसे स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, जैसे अभी तुम्हें मैंने बताया कि लाइमन, बेलमर, पैशन ब्रैकेट, बी फंड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे कैसे स्पेक्ट्रल लाइंस आपस में टूटती हैं, तो उसे हम बोलते हैं जीमेंस इफेक्ट। तो अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे टूटेंगी किसी भी मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, अगर मैं उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले रहा हूँ, अरे डराओ मत भाई, हाँ। और अगर कोई भी स्पेक्ट्रल लाइंस है अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। कुछ नहीं है, अगर जैसे ये लाइमन, बेलमर, पैशन ब्रैकेट, पी फंड है, या मेरे पास और भी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, अगर तुम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखना चाहते हो तो उसे हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, और अगर तुम उसे मैग्नेटिक फील्ड में देखना चाहते हो तो उसे हम बोलते हैं जीमेंस इफेक्ट। तो इसने ऐसी स्पेक्ट्रल लाइंस को ना तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया। तो इसलिए तो क्या इसने एक्सप्लेन किया स्टार्स इफेक्ट और जीमेंस इफेक्ट? हाँ सर। देखो कितनी अच्छी आवाज आई है, एकदम सब लोग एकदम आवाज गूंज गई है ना, पूरा एकदम ग्रेटर नोएडा वेस्ट एकदम इतनी तगड़ी तरीके से गूंजा है कि पूछो मत, सबको याद हो गया ये स्टार्स इफेक्ट एंड द जीमेंस इफेक्ट। वेरी गुड, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए तो हर एक बार बार हमारी फिर से सरकार। सर, एक बार फिर हाँ एक बता बार फिर देता से समझा दीजिए। हूँ, हाँ मैं बता देता हूँ। स्टार्स इफेक्ट और जीमेंस इफेक्ट को इसने नहीं बताया। अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस का, ठीक है। तो अगर उसी स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग को अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में देखोगी या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखोगी, उसी को हम स्टार्स और जीमेंस इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं स्टार्स इफेक्ट की बात करूंगा तो यू विल कॉल इट एज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस स्पेक्ट्रल लाइंस की जो स्प्लिटिंग होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं था क्या कैसे क्या क्यों, तो ना तो ये एक्सप्लेन कर पाया और ना ये जी तो बाद में डिस्कवर हुआ है, स्टार्क इफेक्ट और जीमेंस इफेक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में उन्होंने उस टाइम पे, सारा खेल टाइम का है, तो उस टाइम पे ये थे ही नहीं, तो उस ये कुछ एक्सप्लेन भी नहीं आया। तो इसी तरीके से मैं बोलूंगा स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस
स्पेक्ट्रल लाइंस इन, अगर ये इलेक्ट्रिक है तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड। तो स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टार्स एंड सीमेंस इफेक्ट रिस्पेक्टिवली। किसी कोई डाउट है इसके अंदर? तो ये No. सारे क्या है मेरे पास, किसके ड्रॉबैक्स हैं ये सब, बहुत। ये सब मेरे पास है बोर के। तो किसी को भी कोई डाउट, ये प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. सार्थक मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा सार्थक, तुम आजकल टेस्ट वेस्ट नहीं देते हो, क्या हो गया सार्थक? नहीं सर, वो मेरा मिस हो गया था मैथ्स तुमने का। मैथ्स का टेस्ट नहीं दिया था? हाँ चलो वो ठीक मिस है हो गया था, ठीक मैं है ठीक मैसेज नहीं पढ़ना था। ठीक है। तुम्हारा कौन सा स्कूल है? सर रायन नोएडा राम जैस? सर रायन नोएडा एक्सटेंशन। अच्छा रेहान, ओके ओके ठीक है ठीक है। सर यही वाला सामने हमारे। अच्छा यही वाला जिसमें पहली बार आया ये साइंस स्ट्रीम? हाँ हाँ सर। हाँ। अच्छा तो यहाँ पे जहाँ की केमिस्ट्री हमारे टीचर पढ़ाती अच्छा तो तुम्हारे नोएडा। ओके 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 ठीक है। तो अभी यहाँ पे टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है क्या? नहीं सर, हमें नोएडा की टीचर्स पढ़ा रही हैं अभी ऑनलाइन, हमारे स्कूल में कोई टीचर। ओके ओके। तो वैसे टीचर वीचर्स यहाँ पे आ चुके हैं? सर अगर आ चुके होते तो शायद क्लासेस स्टार्ट हो जाती, तो अभी हमें कुछ बोला हाँ नहीं, अभी तो ऐसे शायद जा रिक्रूट भी रही नहीं है। करेंगे, अभी तो पैसा ही नहीं होगा स्कूल वालों के पास। ठीक है चलो। सर अच्छा होगा भी ना तब भी नहीं करेंगे। हाँ तब भी नहीं करेंगे, लाइक योर स्कूल राइट। बिल्कुल सर, सही एग्जांपल दिया है। बायो की क्लास नहीं हो रही है। हाँ स्कूल तो चलो वैसे भाई, बोलते हैं रख मेरे को लिया। समझ नहीं आ रहा ये प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है। वही सोचो ना सर। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, अच्छी बात है वैसे भी। मुझे सबसे घटिया ब्रांच चाहिए रायन का। ये नोएडा एक्सटेंशन, ये हाँ वेस्ट वाली, हाँ हाँ आपके वाली। ऐसे मत बोलो बेटा, सार्थक एकदम अभी बता देगा। अरे सही सही में है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा अच्छा तुम भी, अच्छा सार्थक तो तुम्हारे साथ ही हो गया संकल्प? सर नहीं, मैंने स्कूल छोड़ दिया। अच्छा तुम्हारा कौन सा सही स्कूल में किया हो गया? बिल्कुल। संकल्प तुम्हारा कौन हाँ? सा स्कूल हो गया अब? अब सर मार्क्स आएगा तब डिपेंड होगा कहाँ पे जाना है। अच्छा अच्छा, मतलब अभी तक स्कूल ज्वाइनिंग नहीं हुई है? नहीं ठीक सर, है। कुछ था ही नहीं यहाँ पे तो एकदम। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है वैसे, सच बताऊं तो सर ये इनका धुआं उठा देगा। देखो एक चीज का ध्यान रखना, एक सेकंड पहले मैं, ठीक है भाई। तो स्टार्स इफेक्ट और ये समझ में आ गया, जीमेंस इफेक्ट, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ तक? अरे बोलो। नो सर, नो नो सर, नो सर। ठीक है। तो ये था देखो हमारे पास पूरा बोर की थ्योरी के बारे में। अच्छा देखो अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन का नेचर को हमने देखा गया था, तो उसके दो टाइप के नेचर थे, याद आया? बार बार मैं तुम्हें यही चीज रियलाइज करवा रहा हूँ। पार्टिकल। एक Dual पार्टिकल nature। था, हाँ, और एक मेरे पास था। एक नेचर। तो पार्टिकल नेचर के लिए एनर्जी मैंने क्या बोली थी, E इज इक्वल टू, एम MC MC और स्क्वायर इसके लिए क्या बोला था, E इज इक्वल टू एच म्यू, और म्यू का मतलब क्या होता है, C बाय लैम्डा, तो ये हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा, राइट? तो मैंने क्या बोला, ठीक है ये आइंस्टीन ने बताया, ये प्लैंक्स ने बताया, फिर एक साइंटिस्ट निकल के आया, याद है वो कौन था? सोचो सोचो। सब ब्रोगली एस डी ब्रोगले, जिसको याद नहीं है वो अपना नाम रख ले, ठीक है? सर ठीक है याद है। स्नेहा, आज से तुम्हारा नाम है डी ब्रोगली। तो इससे डी ब्रोगली ने क्या करा, ये तो चालाक है, इसने क्या करा, इसने सर डी पार्टिकल, की छोटा है सर। अबे नाम हमेशा बड़े कैपिटल में लिखते हैं, सर ठीक है? नहीं, ये उसका ये मिडिल नेम है सर, क्योंकि नहीं तुम फ्रेंच चुप हो नेम है जाओ, ना। ठीक है हम तो बड़ा लिखेंगे, ठीक है? तो हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और ये मेरे लिख लो, तुम सम्मान करो बिल्कुल, हम तो बड़ा लिखेंगे भाई, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और एक है मेरे पास E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो ये एम सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एच सी बाय लैम्डा, राइट? यस तो क्या सर, C से C कट जाएगा, कट जाएगा। ये अब MC हो गया, और MC का मतलब क्या होता है, उल्टा सीधा मत बोल देना बदतमीज बच्चों, MC का मतलब है मास इनटू वेलोसिटी, ओके? तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में H अपॉन MC हो जाएगा, मतलब M इनटू V। अच्छा याद है जब तुम 9th क्लास में तो तुमने पढ़ा होगा मोमेंटम क्या होता है, ये शायद मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ओके? नहीं आया कुछ समझ? आ गया समझ? ठीक है, जैसे जैसे मान लो इस साइड स्नेहा है, ठीक है? ये मान लो स्नेहा है, और इस साइड मान लो कोई भी एक दूसरी लड़की है, मान लो चलो एक कोई लड़की है तारावती, ठीक है? तो ये कितना गंदा तारावती नाम है, लिखा है। हाँ तो ये तारावती है, और एक ये क्या है, स्नेहा। तो ये दो लड़कियां हैं, एक तारावती और एक स्नेहा। अब मान लो किसने स्नेहा को पकड़ फेंक दिया और एक तारावती को फेंक दिया, तो बताओ चोट किसके ज्यादा लगेगी?
अरे मतलब किसी के ऊपर फेंक दिया तो मान लो यहाँ पे कोई भी एक लड़का बैठा हुआ है तो इस तो लड़के जिसका चोट का सरफेस एरिया ज्यादा होता है ना वैसे उसको ज्यादा इसका लगता मत जिसपे देखो सारा पहली बात तो जिसका मास ज्यादा होगा ऑब्वियस ही बात है, एक छोटे से पत्थर से कम लगेगी और जो बड़े से पत्थर से तो हो ही गया काम। और ऊपर से वेलोसिटी, राइट? तो मास इनटू वेलोसिटी, तो बताओ किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, ये छोटे वाली बच्चे का या ये बहुत हेल्दी वाली बच्ची का? हेल्दी वाली बच्ची का। हेल्दी वाली का, राइट? क्योंकि उसका मास भी है और उसमें वेलोसिटी भी है, इजंट इट? तुम क्या कह रहे हो कार्तिक, कल्लो परी? चलो ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है? तो एक तरह से क्या मैं इस डी ब्रोगली वेवलेंथ को ये बोल सकता हूँ h अपॉन में p? नहीं आया कुछ समझ? अरे ये बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? सर सी वी सर होता है। बिल्कुल बोल सकते हाँ, हो, c अच्छा का हाँ मतलब वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी, ठीक c का मतलब बिल्कुल वेलोसिटी बोल होता सकते है हो ना प्यारे सर। प्यारे बच्चे, ठीक है? तो इसका मतलब तो डी ब्रोगली की जो ये वेवलेंथ आई है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, तो ये किसके लिए आई है? ये पार्टिकल के लिए आई है, वेव के लिए आई है, या दोनों के लिए आई है, या किसी के लिए भी नहीं आई? दोनों बता के यार। लिए है ये। तो दोनों के लिए आई है तो इसमें क्या बोलना चाहिए? कैन आई से दैट दोनों इट्स अ, के लिए, दोनों हाँ के लिए। ठीक है, तो कैन आई से दैट इट्स अ डुअल नेचर? कैन आई से दैट इट्स अ यस डुअल सर। नेचर? यस सर इट फॉलोज इट। ठीक है, तो यहाँ तक ये कहाँ गया वो प्यारा प्यारा बच्चा, कहाँ गया कहाँ गया? ये संकल्प। अच्छा क्षितिज आया है क्या? क्षितिज, मेरी आवाज आ रही है तुमको? क्षितिज, एक तो क्षितिज कोई बोलता नहीं है ना, नहीं आया लगता है आज। ठीक है चलो, हाँ भाई संकल्प, तो कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि अब हमारे पास क्या आ रहे हैं स्पेक्ट्रल, जैसे हाइड्रोजन का मैंने स्पेक्ट्रम की बात करी है, ठीक है? तो देखो अब ना हमारे पास ये चीज देखी गई है, सारे बच्चे अब हेडिंग डाले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सारे बच्चे, सबने ये उतार तो लिया ही होगा, सारे बच्चे हेडिंग डाले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सर हाँ जी सर। सर मैं ये कह रहा था सर हम्म, कि सर जो वायरसेस होते हैं वो म्यूटेट करते हैं खुद ब खुद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, तो यस। क्यों करते हैं सर? भाई जिस जिस तरीके से तुम्हारी बॉडी में वेरिएशन आते हैं उस तरीके से वायरस के भी वेरिएशन आते हैं। जब जब हर बार एक नई जनरेशन आती है तो एडवांस आती है ना जनरेशन। अब ऐसे ही वायरस अपनी जैसे तो एक वायरस है मेरी बॉडी में एंटर करा तो वो मेरी बॉडी का यूज करके अपने नंबर बढ़ाएगा, तो हर बार जितने उसके ऑफस्प्रिंग आते जाएंगे हर बार वो थोड़ा सा म्यूटेट होगा, बिल्कुल होगा। सर तो मतलब म्यूटेशन होती है तो वैक्सीन्स क्यों है फिर? तो वैक्सीन अगर वो वायरस म्यूटेट हो गया है पूरी तरीके से तो वैक्सीन काम ही नहीं करती। कुछ बहुत सारी वैक्सीन ऐसी हैं जो पहले बनी थी लेकिन चूंकि अब वायरस म्यूटेट कर चुका है तो वो अब काम नहीं करती हैं। अच्छा सर मतलब नेचुरल साइकिल है सर, नेचुरल साइकिल किस चीज की? मतलब सब कुछ म्यूटेशन जो ये सब हो रहा है हाँ मतलब। बोल सकते हो भाई, हम भी तो करते हैं म्यूटेट। म्यूटेट देखो, म्यूटेट वर्ड जो है ना एक्चुअली वो लेना नहीं चाहिए, वेरिएशन लेना चाहिए। म्यूटेट का मतलब हो जाता है काइंड ऑफ नेगेटिव में। म्यूटेट का मतलब जैसे कम टाइम में ज्यादा चेंज हो जाना। तो कम टाइम में ज्यादा चेंज हो जाना चलो वायरस में मे भी हो जाए लेकिन इंसानों में तो बहुत ही कम होता है। कभी सुना है कि वो एक लड़का था, उसकी नाक पहले इतनी सी थी अब एकदम से अगले दिन इतनी बड़ी हो गई क्योंकि म्यूटेशन हो गया? नहीं, ऐसा हमने नहीं सुना। एक कान इतना सा था वो कान इतना बड़ा हो गया फिर अगले दिन हाथी जैसा ऐसे ऐसे कर रहा है कि और कुछ लोग। नहीं सर। तो ये म्यूटेशन हमारे, हाँ कैंसर के केस में हम ले सकते हैं। जैसे कैंसर में क्या होता है, जैसे मान लो कोई अगर बहुत ज्यादा कुछ भी रेडिएशन वेडिएशन आ गई है तो मान लो यहाँ से कुछ ट्यूमर निकल के आ गया या हाथ से ट्यूमर निकल रहा है तो कोई नई चीज आ गई ना, चेंज आया ना बॉडी में, तो इसे हम यस सर। म्यूटेशन बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए कहते हैं कि ये स्मोकिंग स्मोकिंग ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे म्यूटेशन हो जाता है। चलो ये सब छोड़ो। ओके हाँ सर। भाई तुम चुप हो जाओ। हाँ तो ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करता हूँ तो देखो मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास एक एटम बना हुआ है, ठीक है? मैंने तुम्हें क्या बताया, कोई भी एटम एनर्जी को रेडिएट कब करेगा, जब वो हाई से लो में जाएगा या लो से हाई में जाएगा शेल्स में, बताओ। सर हाई से लो। हाई जाएगा। यस, जब वो हाई से लो में जाएगा, राइट? वही तो हाइड्रोजन बनाएगा मेरे पास, मतलब वही तो स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी अलग अलग तरीके की। जैसे मान लो 5वें शेल में रखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन और वो 5वें शेल से कहाँ पे आ गया, तीसरे में आ गया या दूसरे में आ गया, तो तभी तो एनर्जी निकालेगा। नहीं सुनना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मैंने तुम्हें ये बताया कि जब तुम नीचे से ऊपर जाते हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन है अगर वो नीचे से ऊपर जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, यस और नो? यस सर। क्योंकि हर सेल की एनर्जी फिक्स है। तो अब अगर मान लो अगर वो ऊपर से नीचे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, देखो यहाँ पे एनर्जी मान लो 100 रही होगी और इसकी कितनी 10, तो बताओ ये 90 एनर्जी को लूज करते हुए आएगा ना? आया समझ में यस मैं क्या कह रहा सर। हूँ? यस सर। ओके।
तो अब देखो, अब ना हमारे पास जब मैं ये स्पेक्ट्रम पढ़ूंगा तो तुम्हें पता है कि 5 टाइप के चीजें हमें पढ़नी है, लाइमन, बेलमर, पैशन, ब्रैकेट, पीफन, राइट। तो देखो अब ये है क्या, देखो मान लो किसी की शादी हो रही है, मान लो कि तुम्हारी किसी दोस्त की शादी हो रही है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो शादी हो रही है मान लो कानपुर में, ठीक है, सपोज कर लो हिमांशु सर की शादी हो रही थी तो कानपुर में हुई थी वो। तो अगर कानपुर में शादी हो रही है तो मुझे एक बात बताओ, कुछ उनके फ्रेंड मान लो है कानपुर वाले ही, तो कुछ लोग तो कानपुर में पहुंचे और हम मान लो हम पहुंचे थे दिल्ली से, नोएडा से। तो अब तो अगर अगर किसी की शादी होती है तो वो ये देखता है कि ये लोग कहाँ से आए हैं, या बस वो यही देखता है कि चलो मेरी शादी में आ गए बस। अब बताओ सर मैं उधर उधर गया नहीं था इसलिए मुझे पता नहीं है। भाई, अगर तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे घर पे मेहमान आया, तुम ये देखते हो हमारे घर पे मेहमान आ गए, या तुम देखते हो कि ओ हमारे घर के मेहमान पता है कहाँ से आए हैं, पहले वहां गए थे, फिर वहां गए थे, और फिर उसके बाद कहीं वहां पे गए थे, फिर चाय वाय पी ली, फिर ऐसे आ गए। क्या चीज नोटिस करते हो, तुम्हारे घर पे आ गए वही काफी है, या तुम पूरा हिसाब लगाओ कैसे कैसे करके नहीं आए? सर, सर आ घर पे आ जाते गया ना वही काफी हाँ, है, ये कब तुम आए ये पता नहीं। फॉर्मेलिटी में पूछते हो कि और कोई रास्ते में दिक्कत तो नहीं हुई, वो सब बकवास होती है, सब तुम भी जानते हो। सर मैं तो पूछता ही नहीं। हाँ, कोई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पूछते हाँ भी हो तो वो सब जुमला है, तुम भी जानते हो। तो इसका मतलब हमें मेन मतलब किससे फर्क पड़ता है, कहाँ पर आए हो, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कैसे आए हो। अगर मान लो किसी की शादी में एक लड़का पहुंच गया, उसका दोस्त वगैरह, तो पता है मैं वहां पे और रुक गया खाना था, खाइए वहां पे निकलिए। हमारी गाड़ी एक गड्ढे में गिर गई थी, वहां पे गड्ढे में गिरने के बाद फिर पता है पूरा दिन मेरे कपड़े गंदे हो गए, फिर मैंने टाइट खरीदा वहीं पर ही धोए, और फिर मैंने कहा चौक गए। तो ये सब क्या भाई, मेरी शादी है आज, क्या क्यों पका रहा है आज के दिन, वैसे तो पकाता ही है लेकिन कम से कम आज तो मत पका। लेकिन कहते हैं नहीं नहीं मैं तो दूर से आया हूं, तो ये सब नई चीजें देखी जाती। तो मेन क्या होता है, डेस्टिनेशन मैटर करता है, या पूरा जैसे करके आए हो। इस डेस्टिनेशन केस के लिए यहाँ पे तुम्हें डेस्टिनेशन मैटर करता है। तो इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो देखो अब अगर देखो मेरे पास पहली शेल है, ठीक है, पहली शेल, चाहे तो कोई 5th शेल से आए, चाहे कोई 2nd शेल से आए, चाहे कोई 3rd शेल से आए, चाहे कोई 4th से आए, या कोई कहीं से भी आए, तो आ कहाँ पे रहे, बताओ आ कहाँ पे ग्राउंड रहे, स्टेट पे। मतलब फर्स्ट वाली सेल के अंदर आ रहे हैं ना। हाँ सर। तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी शेल से फर्स्ट सेल के अंदर, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं उसे, लाइमन सीरीज। और अगर वो कहीं से भी आ रहा है, अगर वो फर्स्ट पे आ रहा है, तो हमेशा वो कौन सी एनर्जी निकालेगा, अल्ट्रावायलेट। सारे बच्चे ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लो कहीं से भी आ रहा है, 5th से आ रहा है, 6ठी से आ रहा है, 7th फ्लोर से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, इसको बिल्डिंग की तरह लो। जैसे मान लो तुम चाहे तो 17 फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, कहीं से भी जाओ, 3rd 12 13 14 कहीं से भी जाओ, और तुम कहाँ पे जा रहे हो, फर्स्ट फ्लोर पे, तो तुमको एक ही चीज मानी जाएगी। हाँ बोलो बोलो। सर पर शेयर तो 4 ही होते ना, KLMN। मैम वो आप नहीं अपना, इनफिनिट होती। मैम अपना वो पुराना ज्ञान ना उसको छोड़ दें आप, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कुछ भी, शेल बहुत सारी हो सकती है, ठीक है मैम, बहुत अच्छी बात है। केएलएमएन के हाँ, बाद 3 डॉट भी तो होती है। केएलएमएन होती ही नहीं है, केएलएमएन को गोली मार दो, वो 9th का ज्ञान था, 9th में छोड़कर आ जाओ। अब 11th में क्या हुआ, हाँ 11th के अंदर हम केएलएमएन लेते ही नहीं है, ठीक है सर। क्लास सर चल आपकी रही है और आवाज घर बहुत वाले, कम हो गई। अच्छा सर घर वाले गोलगप्पे खा रहे हैं और मेरे बिना, अच्छा कोई बात नहीं, तो तुम भी खा लो, मैं तुम्हें देख थोड़ी रहा हूँ, और क्या बताओ तुम खा भी रहे हो और तुम झूठ बोल रहे हो यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई, तो अब हमारे पास क्या है, यस तो मैंने क्या बोला, कहीं से भी आए, लेकिन अगर वो फर्स्ट शेल में आ रहा है तो ये क्या है मेरे पास, लाइमन सीरीज, राइट। तो लाइमन सीरीज पे अगर कोई भी फर्स्ट फ्लोर पे आएगा तो कौन सी एनर्जी रिलीज करेगा, किस फॉर्म में, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में, ठीक है। अच्छा अब मान लो, अब जितने भी हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, लेकिन वो सबके सब कहाँ पे उतर गए, 2nd फ्लोर पे, तो अगर वो सबके सब 2nd फ्लोर पे उतर गए तो बताओ कौन सी एनर्जी निकल के आएगी, रिमेम्बर विजिबल, ये है विजिबल स्पेक्ट्रम जो तुम्हें दिखेगा। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या सर फर्स्ट फ्लोर से 2nd फ्लोर पे जा सकते हैं, बताओ क्या फर्स्ट बिल्कुल जा फ्लोर से सकते हैं। 2nd फ्लोर पे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने भी बोला ना कि वो मैटर नहीं करता कहाँ से आए हो, बस डेस्टिनेशन मैटर करता है। तो इसका मतलब फर्स्ट फ्लोर से 2nd फ्लोर पे जा सकते हैं, राइट, जा सकते हैं। यस स्वास्तिका, राइट, यस सर। वेरी गुड। स्नेहा, यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, एनर्जी कब रिलीज होगी, सर जब हम लोग हायर से लोअर जाएंगे, तुम लोअर से हायर जाओगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा एनर्जी को, कर लेगा सर, बिल्कुल भैया बिल्कुल एब्जॉर्ब करेगा। की बात नहीं करवानी, रिलीज की बात करवानी है।
इसलिए fourth से हायर नहीं से जाता हमेशा sir. लोअर जाना चाहिए, लोअर से हायर नहीं, ठीक है? Yes. ओके क्या है कुछ समझ? तो आगे इसका सर, मतलब बेलमर में आगे, कहाँ पर आते हैं सारे के सारे लोग, कौन से फ्लोर पे? Second. सेकंड। अच्छा, अब अगर मैं पैशन की बात करूंगा तो पैशन में सारे लोग कहाँ से आएंगे? थर्ड पे आएंगे कहाँ सर। से आएंगे सर? थर्ड पे कहीं से आएंगे, भी आ लेकिन जाएंगे, आएंगे थर्ड पे कहाँ से? आएंगे। मतलब बहुत फोर्थ थर्ड से, के ऊपर फोर्थ से। से आ ऊपर से सकते हैं? आएंगे, फोर्थ से ऊपर। हाँ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, इन सब से आ सकते हैं। स्नेहा, मुझे स्नेहा आ कह रही मैं तो सकती नहीं है. आती, मैं तो उड़ के आती हूँ, सीधे कहीं पे भी जाऊँ, मेरा वाला, ठीक है? अच्छा, ऐसे अगर मैं फोर्थ शेल की बात करूंगा तो फोर्थ क्या होता है? ब्रैकेट, बताया था ना लास्ट क्लास में, लाइमन, बेलमर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। यस सर, तो यस। तो बेलमर अब के बारे में नहीं तो बताया. अब देखो, पैशन हो, ब्रैकेट हो या पी फंड हो, लास्ट की तीन जो है, तो ये लास्ट की तीन, एक तो थर्ड के अंदर आएगी, फोर्थ के अंदर आएगी और फिफ्थ के अंदर आएगी, राइट? तो ये तीनों की तीनों सेम एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है भाई? अच्छा, तो अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। स्नेहा, अब मेरे पास मान लो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जो 6 से लेके फोर्थ पर आया है, तो अगर वो 6 से लेके फोर्थ पर आया है तो बताना इस सीरीज का नाम क्या है? फोर्थ पर आया है, फोर्थ पर। सर ब्रैकेट। वेरी गुड। और ये किस टाइप की एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा? सर इंफ्रारेड। वेरी गुड, शाबाश, यस। अन्वेषा, यस सर। एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन था जो कि फिफ्थ से लेके किस पे आया है? थर्ड सीरीज पे आया है, तो बताना उसके लिए कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? वही इंफ्रा इंफ्रा तो होगी, लेकिन उसका नाम क्या होगा सीरीज का? पैशन। वेरी गुड। तो वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोगों ने पूरा का पूरा याद ही कर लिया है, लाइमन, बेलमर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। यस, स्वास्थ्य का पूरा नाम सुनाओ। Sir, Lyman, Bellman, Passion, bracket, P. वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? अब देखो, अब ना हमारे पास, जैसे कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, हमारे पास क्या है, फॉर्मूलेज आएंगे, ठीक है? अब वो फॉर्मूले एक्चुअली मैं ड्राइव करवा सकता हूँ, लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों, अभी तुम हो 11th क्लास में, और 12th क्लास में ना, जब तुम्हारे पास चैप्टर आएगा ना एटम का फिजिक्स के अंदर, तो उसकी पूरी की पूरी एक डेरिवेशन तुम पढ़ोगे। तो अभी के लिए तुम्हें बस क्या याद रखना है, तो देखो हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं वेव नंबर। ये वेव नंबर का मतलब क्या होता है? 1/λ, ठीक है? बताया था ना वेव नंबर, शायद मैंने सर बताया था। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ सर याद। सर मैं ये कह रहा था सर कि सर जो ये डेरिवेशन बुक में नहीं है ना इस तरीके। बुक में नहीं है, इसलिए बस तुम्हें फॉर्मूला याद करना है डायरेक्टली, डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला याद करना है, अभी नहीं है, ठीक है भाई? अच्छा, तो ये मेरे पास वेव नंबर है, इट इज इक्वल टू, देखो अब जब ये फॉर्मूला बनकर आया था ना, ये बड़ा गंदा फॉर्मूला बनकर आया था, n स्क्वायर h स्क्वायर 2 स्क्वायर mk स्क्वायर z स्क्वायर, बहुत लंबा सा फॉर्मूला था। तो जितने भी कांस्टेंट थे ना, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आ गया, E आ गया, Z आ गया, बहुत सारे कांस्टेंट मिलके ना एक अच्छा, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करूंगा तो कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल आएगा? Constant आएगा. तो वो सारे कांस्टेंट मिला के कांस्टेंट बनाया गया, जिसका, और वो कांस्टेंट किसने बनाया? रेडबर्ग ने। उस साइंटिस्ट का आर क्या नाम था? रेडबर्ग। RH हाँ, तो इस साइंटिस्ट का नाम था रेडबर्ग। तो इस रेडबर्ग ने क्या करा, इन सारे कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट बना दिया जिसका नाम है आर। तो अब ये मेरे पास क्या फॉर्मूला बनाया गया, तो इसने बोला 1/n1 का स्क्वायर माइनस का 1/n2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। अब तुम इसे सीरीज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लाइमन, बेलमर, पैशन के लिए। तो ये क्या है मेरे पास, कि अगर आपके पास वेव नंबर है विच इज इक्वल टू 1/λ, सो इट इज इक्वल टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब देखो, अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला तुमने देख लिया, राइट? बेसिक फॉर्मूला ये। Yes, अब sir. अगर मैं बात करूं यहाँ पे पहली सीरीज की, जिसका नाम है लाइमन, तो लाइमन में क्या होता है जरा बताओ? कहाँ से आता है इलेक्ट्रॉन? भाई कहीं से भी आ सकता So है, top कहीं से भी आ सकता है, last लेकिन पर सारे के सारे उतरेंगे कहाँ पे? first पे. फर्स्ट। देखो First ये जो है shell ना, पे. ये वो है जहाँ पे आए n1, और जहां से आ रहे हैं वो मेरे पास n2, जहां से आ रहे हैं। तो देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये म्यू का तो म्यू रहेगा, आर का आर ही रहेगा, राइट? तो ये कहाँ पे आया, सारे बच्चे बताएं? 1 तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, क्योंकि वो फिर 1 पे आया, इंफिनिटी तो लाइमन के लिए 1 होगा। अच्छा, और वो कहाँ से आ रहा होगा? 2 से, इंफिनिटी 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, कितने से भी आ सकता है? इंफिनिटी हाँ, तो देखो तो मैं इसको लिखूंगा 1/, हाँ बोलो बोलो। R क्या है? आर एक कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट। बहुत उसकी कोई सारे वैल्यू है? हाँ हाँ हाँ, वैल्यू है, अभी बताऊंगा, बिल्कुल वैल्यू है इसकी, बिल्कुल है, बिल्कुल। तो ये मेरे पास, अच्छा तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है प्यारे प्यारे बच्चों? तो कुछ भी हो सकती है नंबर मतलब में. तो तो हमने एक मतलब 1 1 के की, बाद जो भी हाँ, हो जाए. तो मैं ऐसे कर रहा हूँ 2 3 4 5 डैश डैश डैश, राइट?
कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नो क्योंकि भाई 2 3 4 से कहीं से भी आ सकता है 1 के अंदर, यस और नो? आस्था, यस सर। कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं। अच्छा, तो ये जब अब देखो ये मेरे पास वेव नंबर आया, राइट? तो वेव मेरे पास ये एक तरह से एनर्जी तो बनकर आ सकता था भाई, वेव नंबर से एनर्जी तो बन के आ सकती है। कैसे? देखो तुम्हें पता है ना E इज इक्वल टू एच होता है, मतलब एच बाय लैम्डा, राइट? तो अगर ये एच बाय लैम्डा है तो इसका मतलब अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं E अपॉन में एच सी इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा हो जाएगा, यस और नो? ये एच सी इधर आ गया तो ये 1 बाय लैम्डा हुआ, और 1 बाय लैम्डा क्या होता है मेरे पास? वेव नंबर। वेव नंबर। तो इसका मतलब ये जो वेव नंबर है मेरे पास ही 1 बाय लैम्डा होगा, और 1 बाय लैम्डा क्या होता है? E अपॉन एच सी, यस और नो एवरीबॉडी? नहीं आया यस समझ? सर। तो हम चाहे तो इसे एक ही फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे अभी वेव नंबर के फॉर्म में लिख ज्यादा रहे हैं। सही है। हाँ, अच्छा तो एक बात बताओ, ये लाइमन कौन सी वो देता है रेडिएशन? सर ये हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। अल्ट्रा हाँ, अल्ट्रा फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। वायलेंट एनर्जी। यूवी रीजन है मेरे पास, ठीक है? तो ये अल्ट्रा वायलेट रीजन कहलाता है। नहीं आया कुछ समझ? हाँ सर, एक आ बार तो समझा गया दो था। दोबारा, मतलब ये समझ आ गया कि वैल्यूज पुट करना, उसके बाद ई एनर्जी वाला क्या किया? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो वेव नंबर है ना, इस वेव नंबर को हम एनर्जी के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मुझे एक बात बताओ, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है माई का। यस सर। तो क्या मैं एच सी जो ऊपर है इसको उधर लेके जा सकता हूँ, ई अपॉन में एच सी? हाँ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 1 बाय लैम्डा। लैम्डा। और 1 बाय लैम्डा क्या होता है? वेव नंबर। तो अच्छा। बताओ इस वेव नंबर के जगह पे क्या मैं 1 बाय लैम्डा लिख सकता था? हाँ सर। और जब 1 बाय लैम्डा लिख सकता तो उसकी जगह पे ये भी लिख सकता, यस। ई अपॉन एच म्यू, हम्म। एच सी। ठीक है, वही है बस, ठीक है ना? तो ये तो याद रखना। अल्ट्रावायलेट रीजन क्या 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 आता है अल्ट्रावायलेट रीजन में? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रिलीज करता है ये। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आते तो वो एनर्जी रिलीज करता है, रेडिएशन। हाँ। तो कौन सी रेडिएशन निकाल के आएगा? अल्ट्रा वायलेट की रेडिएशन निकाल के आएगा, ठीक है? जैसे कोई कोई से भी भी आ जाए? है, कोई हाँ कोई से से कहीं भी? से भी आए, बस फर्स्ट के अंदर आना चाहिए। बताया ना अभी शादी में कौन क्या चीज मैटर हाँ। करती है, कहाँ पर आए हो। डेस्टिनेशन हाँ तो भाई अगर कोई कहीं से भी आएगा तो क्या शादी चेंज हो जाएगी? ठीक नो है। मान लो सुनीता की शादी है, एक लड़की कह रही कि नहीं मैं तो उस वाले गांव से ही, वो कह रही नहीं मैं इस वाले गांव से है, तो क्या सुनीता का नाम चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना, वही शादी तो उसी की रहेगी ना, कहीं से भी आओ उसका क्या मतलब है? नहीं आया कुछ समझ? आगे। तो कहीं से भी आओ एनर्जी वही रहेगी मेरे पास, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है? कुछ बच्चे यहाँ पे सवाल करते हैं कि सर ऐसे कैसे, मान लो वो एक्टिंग कर रहा हो कि फर्स्ट पे जाएगा और लेकिन इतने में वो तीसरे पे उतर जाए। भाई वो तुम्हारे जैसे नहीं है, ठीक है? उनको नाटक करना नहीं आता है तुम्हारे जैसा। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ बैलमर की बात। सर हाँ जी सर। सर मेरे एक सवाल था सर। हाँ हाँ मुझे पता है, बोलो। सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ सर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ सर, एटम है वो पहले से ही बहुत ज्यादा स्मॉल था, उसके अंदर इन्होंने इलेक्ट्रॉन फाइंड किया जो उससे भी स्मॉल था, फिर हाँ इन्होंने उसका ऑर्बिट भी फाइंड किया, कैसे मतलब हाँ क्या किया क्या सर? भाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास यार, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बहुत सारे फिनोमेनाज हैं। और ये ऐसा नहीं है, ये ना इनका थिंकिंग प्रोसेस भी है यार। मतलब ये जो जितने भी फिनोमेना सर देखते जो फिक्शन ही है जो सर, ये मुझे लगता है, क्या सच्चा नहीं है मुझे लगता है सब फिक्शन है। यार? फिक्शन फिक्शन। फिक्शन तुम बोल सकते हो कि ये फिक्शन है, लेकिन ये भी तो नहीं बोल सकते ना कि ये सच नहीं भी है। तुम अपने हाँ अकॉर्डिंग सर वो भी एनालाइज कह कर सकते सकते हैं। हो, लेकिन प्रूफ के अकॉर्डिंग तो हम सच भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। सर जब तक बोर्ड ने ढूंढा नहीं था तब तक तो हाँ हम रदरफोर्ड के एटम को ही सही मान रहे थे ना। हाँ तो वही वाली, हाँ तो ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। अब जितना हो गया उतना तो करना ही पड़ेगा ना। वैसे ये झूठ नहीं है, ठीक है? क्योंकि इतना साइंस आगे बढ़ चुका है बहुत कि तुम इन कैलकुलेशन चाहिए। सबको हाँ तुम अभी बच्चे हो ना, अभी तुमने इंस्ट्रूमेंट देखे नहीं है। एक बार जब तुम अगर केमिस्ट्री ऑनर्स करोगे, एमएससी में जाओगे, पीएचडी में जाओगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि झूठ नहीं है, क्योंकि तुम ये सब चीजें खुद ऑब्जर्व करोगे, क्रॉस चेक करके चीजें होती हैं। अगर एनर्जी उतनी आई और तुम्हारी कैलकुलेट करके भी उतनी आ रही है हर बार, तो ऑफ कोर्स चीजें झूठ तो नहीं होंगी, ठीक है भाई? अच्छा अब आ जाते हैं बैलमर थैंक सीरीज यू पे। सर। तो अब बैलमर सीरीज है मेरे पास, तो ये क्या हो जाएगा? वेव नंबर। आर तो आर ही रहेगा। अब जरा बताओ, अब 1 स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूं? सर 2 2 आएगा। स्क्वायर। 2 2 स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा, और अब ये मेरे पास वही रहेगा 1 बाय एन का स्क्वायर, राइट? अच्छा तो ये एन की वैल्यू क्या क्या रहेगी? सर 3 2 से के आगे। बाद जितनी भी आ जाए। 3 4 5 सो 4 एंड सो ऑन, राइट? अब ये कौन सी वाली एनर्जी निकालेगा? मैंने बताया था, अरे सर भाई विजिबल सब विजिबल विजिबल। बताया था ना, विजिबल। विजिबल ये दिखेगा हमें बिल्कुल। बाकी लाइट तो दिखती नहीं है, लेकिन ये दिखती है हमें। अच्छा
अब ये हो गया बेलमर, बेलमर के बाद क्या आता है? लाइमन, बेलमर, उसके सर बाद उसका पैशन पैशन, पैशन पैशन। तो अब अगर मैं पैशन सीरीज की बात करूंगा पहले पहले बच्चों, तो पैशन फॉर्मूला वही रहेगा, आर, ये क्या हो जाएगा 1/, अच्छा अब पैशन है तो पैशन के लिए क्या हो जाता है मेरे पास 3, राइट? ये थर्ड एनर्जी लेवल के लिए, तो 3 से लेकर कहाँ तक आएगा? अब बताओ ये एन क्या हो जाएगा? सर एन हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास? मैंने बताया इंफ्रा। भाई अब और करने की जरूरत है क्या मुझे? अब तो बाकी तुम खुद ही कर लोगे, क्योंकि अब तो सारे के सारे इंफ्रारेड वाले ही होंगे। तो लाइमन हुआ, पैशन हुआ, अब क्या आएगा मेरे पास? ब्रैकेट। सर ब्रैकेट ऑफ पी हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, ब्रैकेट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर म्यू इक्वल्स टू आर 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 6 7। जो भी हो इसी जाए। तरीके से अब ये भी क्या हो जाएगा? इंफ्रा, राइट? इजंट इट? Yes, sir. अरे बोलो कार्तिकेय। अच्छा सर। कार्तिकेय, लास्ट वाली सीरीज का नाम बताओ। सर ये तो तगड़ी सी सीरीज है कुछ। देखो वेरी गुड, पी फंड सर, पी फंड। पी फंड, ठीक है। अच्छा तो ये म्यू की जगह पे अब लैम्डा लिखना है ना मुझे, क्योंकि ये पी फंड है, नहीं राइट? सर नहीं लिखना है, ठीक है। 1/r, और ये क्या हो जाएगा अब यहाँ पे? 6 का स्क्वायर, राइट? सर 5 का स्क्वायर ना। अरे कार्तिकेय से पूछ रहा था मैं। सर हाँ, 5, हाँ सर वही जो होता ये हो है। जाएगा n का स्क्वायर, और ये क्या लिखूं? n की वैल्यू क्या लिखूं कार्तिकेय? सर 6 7 8 3 डॉट। ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास? इंफ्रा। इंफ्रा आएगा या अल्ट्रावायलेट आएगा कार्तिकेय? सोच लो एक बार। सर ये नहीं पता सर, इसके लिए मैं मैंने बताया ना पास। कि लास्ट के तीनों इंफ्रा होते हैं। पहला ओके सर। वाला अल्ट्रावायलेट, दूसरा वाला बेलमर विजिबल, और फिर लास्ट के तीनों क्या होते हैं? इंफ्रा। ठीक है, कोई यस डाउट सर। तो नहीं है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? सर एक बार लिखने दीजिए बस। हाँ हाँ श्योर। इसमें वैसे एक याद हो गया तो बाकी तो अपने आप याद हो ही जाएंगे। ऊपर तक ले जाओ, पूरा पढ़ना है, अच्छा अच्छा अच्छा। डायमंड तक। एक अगर पता लग गया तो बाकी तो अपने आप ही कर लोगे। सर ये सब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए है ना? हाँ, जंपिंग के लिए है, मूवमेंट के लिए, यस। ये स्पेक्ट्रल लाइंस, और स्पेक्ट्रल लाइंस आता कब है? जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जंप करता है। तो इसको हम ऐसे करके बोलते हैं व्हेनेवर देयर इज अ डिस्चार्ज इन द हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, तो कुछ हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं? लाइट एमिट करते हैं। तो जब वो लाइट एमिट करते हैं, मतलब कोई भी इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, व्हेनेवर एनी इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द हायर टू लोअर शेल, then it releases energy, and this energy can be in the form of ultraviolet, can be in the form of infra, or can be in the form of visible. ठीक है? If it is Lyman, then it is ultraviolet. If it is Balmer, then it would be visible, and rest of the series, it would be that infrared radiation. सर एक चीज हाँ और जी, पूछनी थी सर। हाँ बोलो बोलो। सर जो ये एन और ये सब नंबर हैं, इन्हीं को क्वांटम नंबर्स कहते हैं ना सर? नहीं वो क्या नहीं, होता है? क्वांटम नंबर अभी अलग चीज आएगी, बताऊंगा। ठीक है शेल्स सर। के लिए है वो, अलग चीज है। बिल्कुल तुम यहाँ पे स्पॉट सही कर रहे हो, लेकिन वो बिल्कुल अलग चीज है, अभी नहीं। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा स्पेक्ट्रल सीरीज यहाँ पे होती है। लेकिन अब यहाँ पे किसी बच्चे ने पूछा था कि सर ये आर का नाम क्या होता है? तो देखो अब अगर मैं, देखो ये मेरे पास क्या है? वेव नंबर। अब देखो ये आर क्या था मेरे पास? रेडबर्ग कांस्टेंट, राइट? एज आई टोल्ड यू। तो ये मेरे पास क्या होता है? रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, और ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है मेरे पास, तो सारे बच्चे याद रखेंगे, दैट इज इक्वल टू 109677 पर सेंटीमीटर। देखो मेरे कुछ पास क्या ज्यादा है? बड़ा नहीं है। 109677 पर सेंटीमीटर। हाँ थोड़ा सा बड़ा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो r इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? 109677 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है? देखो ये क्या क्यों आया पर सेंटीमीटर? क्योंकि देखो यहाँ पर भी, देखो यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है। n का तो कोई ऐसा यूनिट तो होती नहीं है। सेंटीमीटर स्क्वायर है कि पर भाई ऊपर देखना भाई, फॉर्मूला कितना देख, एक सेकंड रुक जाओ। ये म्यू है, म्यू मतलब मेरे पास क्या है? ये वेव नंबर बताया था मैंने। तो वेव नंबर को हम कैसे बोलते हैं? 1/λ बोल सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। यस सर। और ये क्या है मेरे पास? रेडबर्ग कांस्टेंट, और यहाँ पे मेरे पास नंबर है। तो नंबर की कोई यूनिट होती है क्या? एक बच्चे ने बोला कि भैया 5 किलो, तो क्या कितने कितने? 5 किलो के केले। केजी क्या होता है? कि नंबर पे केजी नहीं होता है, तो नंबर की तो यूनिट भी नहीं हुआ कुछ। ठीक है, तो आर की ऐसा यूनिट क्या हो गई फिर? 1/λ, लैम्डा को मीटर में लेते हैं। तो ये अब देखो एटम तो बहुत ही छोटा होता है, इसको हमने सेंटीमीटर में ले रखा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? सेंटी इनवर्स नहीं हो जाएगा, मतलब पर सेंटीमीटर। यस सर। स्क्वायर तो नहीं है ना?
अरे नहीं, स्क्वायर नहीं है, 1/λ है तो 1/सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर को ऊपर लेकर आ जाओगे तो सेंटीमीटर इनवर्स हो गया ना, यस सर, -1 हो जाता है। -1 हो गया, या पर सेंटीमीटर बोलो। किसी को कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? सर एक चीज और पूछनी थी बस हाँ सर। हाँ भाई मुझे पता है, पूछ सकते हो तुम। सर मैं ये पूछ रहा था, अगर जैसे हम बुक को पढ़े हम्म। और सर उसमें हमें ना समझ आए तो कॉमन चीज है ना सर? हाँ बोल सकते हैं, एनसीईआरटी फिजिक्स की तो बिल्कुल ही बहुत कॉमन चीज है, केमिस्ट्री की फिर भी थोड़ी बहुत तुम्हें समझ में आ जाएगी। सर चैप्टर 2 सर ये जैसे फिजिक्स ये की बिल्कुल नहीं आती है सर, फिजिक्स खुद की से नहीं पढ़ आएगी, लीजिए। फिजिक्स की नहीं आएगी, फिजिक्स की आ भी नहीं सकते, फिजिक्स के लिए आपको बायो की आ जाती है। बायो की भी सर आ बायो सकती की तो पूरी आती है। है, बायो में हाँ तो आ बायो की आ जाएगी। जाती अन्वेषा तुम्हारे पास बायो है? है। हाँ दोनों है, मैथ्स भी बायो। ओ बायो, ठीक है, 12th में तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। चलो ठीक है। सर 12th से हटा दूंगी, अरे एक हटा देना, अगर बायो या हटा मैथ्स में। अगर हटाना है तो हटाना, पढ़ना ही एक क्यों? सेकेंड, अगर हटाना है तो 11th में हटाओ, क्योंकि 12th में जो हटाते हैं उनसे ज्यादा बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती। 12th में ही तो फ्री के नंबर आते हैं, 12th में ही तो ऐसी बायो हुआ जो कि 95 प्लस तुम्हें दिलवाएगी, और तुम 12th में ही छोड़ दोगे, मतलब जब कष्ट सहने का टाइम आया तुम आगे आ गए, और जब तुम्हें फल मिलने का टाइम हो तो वापस चले गए, सो गए तुम। मत करो ऐसा, ठीक है? छोड़ना है तो अभी छोड़ दो, वरना 12th में छोड़ने के सर लिए। 11 की बायो अच्छी है सर। 11th की बायो अच्छी है लेकिन 12th से ज्यादा अच्छी नहीं है, ये कह रहा हूँ मैं, मतलब फिर तो 12th की बहुत ही अच्छी है, ये कहना चाह रहा हूँ। 11th की अच्छी है तो बहुत अच्छी को छोड़ने का मतलब नहीं है ना 12th की, आया समझ? चलो, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो। तो ये वाला फॉर्मूला क्या था मेरे पास, ये संकल्प सिंपल फॉर्मूला था, कोई डाउट है इसके अंदर? नो देखो सर। अब ना मेरे पास बोर नहीं, हमारे पास मैंने एक उपलब्धि बताई थी, उसकी याद है किसी को? किसने एनर्जी बताया, वेलोसिटी बताई, याद आया? एक उपलब्धि ऊपर बताया था, अचीवमेंट। वेलोसिटी ऑफ हाँ इलेक्ट्रॉन तो और बिल्कुल, तो अब ये उपलब्धि कैसे आई है? तो देखो अब अगर मैं इस उपलब्धि की बात करूंगा तो देखो ये मेरे पास उपलब्धि का तुम्हें याद रखना है कि इसने एनर्जी ऑफ एटम के बारे में बताया हमें, कि अगर मेरे पास जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है और वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, बिल्कुल मूव करता है, तो अगर मान लो जैसे कोई भी अगर वो न्यूक्लियस की तरफ आता है, राइट, हाइयर से लोअर में आता है, तो ऑब्वियसली बात है वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, जिसको अभी हमने ये तो कर दिया, ये तो क्या निकाला है, वेव नंबर निकाला है। तो अब जैसे कि अभी भी वो मुझे बोल रही थी, क्या नाम है स्नेहा, कि सर आप ये जो डेल्टा ई निकाल रहे हो तो आपने इसको क्या करा, E2 माइनस E1 किया, राइट, एनर्जी के टर्म्स की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना, एनर्जी के टर्म्स के लिए। यहाँ ऊपर क्या था, ऊपर था नंबर, किस सेल से किसके अंदर आया, लेकिन फाइनल अब जो, से हाँ अब ये मैं बात किसी कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो बताओ मेरे पास ये एच होता है नहीं होता, डेल्टा ई, और फिर वो ऐसी बाय लैम्डा हो जाएगा। तो देखो इसी एनर्जी को ना उन्होंने बहुत सारी फॉर्म में निकाला है, किसी ने किलो जूल के अंदर निकाला है, किसी ने जूल के अंदर निकाला हुआ है। तो देखो अब जो मेरे पास एनर्जी आ रही है ना, तो वो एनर्जी को तुम्हें याद रखना है, तो ये है 2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, और ये जो एनर्जी है ना मेरे पास किस फॉर्म में है, जूल पर एटम के अंदर, एक एटम के लिए ये आया मेरे पास जूल में। तो ये माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी मेरी रिलीज होकर आ रही है, तो एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मेरा किसका आया है, यस एवरीबॉडी? तो दैट एनर्जी ऑफ फॉर्मूला क्या इलेक्ट्रॉन। क्या, हाँ सर ये एनर्जी ऑफ एन एटम के लिए आया, कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उस एटम की कितनी एनर्जी होगी, एक एटम की एनर्जी के लिए जितना भी उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो कितनी एनर्जी मेरे पास है, तो जूल पर एटम की बात चल रही है, एक एटम के लिए। अच्छा यहीं पर ये क्वेश्चन ये भी आता है कि ठीक है आपने एटम के लिए निकाल दिया, तो क्यों ना अब आप पर मोल के लिए भी निकालें, जैसे मान लो आपके पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के आपके पास एक मोल है, एक मोल का मतलब 6.022 10 की पावर 12 ग्राम। 23। तो इसका मतलब अब अगर वही एनर्जी आपको किसके लिए निकालनी है, एक मोल के लिए निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा, -13.12 इंटू, ये फॉर्मूला बहुत ही कम यूज करने को मिलेगा, मतलब रेयरली, तो ये हो जाएगा मेरे पास जूल पर मोल, ठीक है, और अपॉन में n का स्क्वायर। तो सर ये ऊपर एनर्जी किसके लिए थी? ये पर एटम के लिए है, एक एटम के लिए जो एनर्जी, देखो तुमको ना कोई भी शेल दे दी जाएगी, कि मान लो 5th शेल में है कोई, तो 5th शेल में है तो उसके लिए एनर्जी निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2.18 10 की पावर 18 अपॉन में 5 का स्क्वायर, तो उस पर्टिकुलर एटम के लिए कितनी एनर्जी है वो आ जाएगी। लेकिन अगर मैं नीचे बात करूंगा तो ये एक मोल के लिए है, पर मोल में अगर तुम्हें निकालना है, ऊपर तो पर एटम में निकल गया है,
अगर 1 मोल में निकालना तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। ये अभी ऐसा तुम अभी फॉर्मूले याद करो, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो न्यूमेरिकल्स में इजी पड़ेगा कि किस तरीके से निकालना है। तो इसके डेरिवेशंस भी हैं, लेकिन डेरिवेशन थोड़ी सी टिपिकल होंगी तुम्हारे लिए अभी के लिए, तो इसलिए मैं वो नहीं करा रहा हूँ। तो ये मेरे पास कुछ फॉर्मुलेज हैं जो तुम्हें भी याद करने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, मैंने वेलोसिटी की भी बात करी थी, किसी को याद हो तो, कि वेलोसिटी भी निकालने के लिए आता है, राइट? तो देखो ये तो हुई मेरे पास एनर्जी। इसी तरीके से उसने हमें क्या बोला कि हमारे पास ना रेडियस भी निकाल सकते हैं, मतलब न्यूक्लियस से कितना रेडियस है। तो इसने हमें एक फॉर्मूला दिया 0.0529। ये दूसरा फॉर्मूला किस चीज का हाँ, था? ये वाला नीचे, Yes, ये sir. भी वही फॉर्मूला है एनर्जी के लिए, लेकिन ये पर मोल के लिए है, 1 मोल हाइड्रोजन के लिए, और ये सिर्फ एक एटम के लिए है। 1 मोल और एक एटम, याद आया जब मैंने समझाया था, तुम कह रहे थे सर मेरे को कभी समझ नहीं आ रहे थे AMU और U। उसी तरीके से सर। ये एक एटम की बात चल रही है, यहाँ पे एक मोल की बात चल रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है ऊपर वाला। इसी तरीके से अगर तुम्हें रेडियस निकालने मतलब डिस्टेंस निकालना है न्यूक्लियस से, रेडियस फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्बिट, भाई फर्स्ट ऑर्बिट होता है, सेकंड ऑर्बिट होता है, शेल बहुत सारी होती हैं, तो सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे 0.0529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो इतना तो मेरे पास हो गया ये हाइड्रोजन के लिए इतना, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसलिए 1 पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है Z। मान लो अगर तुम्हें लिथियम दे दिया जाए, तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 3, तो नीचे लिखोगे 3। हीलियम के लिए कितना हो जाएगा, तो नीचे लिखोगे 2। ये Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है भाई, कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। N का मतलब क्या है, ये एन का मतलब नंबर। जो हाइड्रोजन के लिए यूज होता है। ये N का मतलब है एनर्जी लेवल, वही ऐसा शेल energy जो level। है लेवल जिसमें की बात कर रहे हो तुम। R का मतलब क्या है, ये मेरे पास रेडियस, रेडियस सेंटर से। ठीक है, और ये Z का मतलब क्या है मेरे पास, एटॉमिक नंबर दूसरे एलिमेंट्स का। एटॉमिक नंबर। अच्छा, अगर ये हाइड्रोजन हो जाएगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा 0.0529, और ये N का स्क्वायर, राइट? जिस भी शेल की हम बात कर रहे हैं, मैंने बताया था ना शेल तो हो ही सकती है। नहीं आया कुछ समझ? यस आया है। अच्छा, एक फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी पता है, कौन सी से? एक बोर ने इसका डी ब्रोगली वेव का यूज करके एक फॉर्मूला बताया था, याद आया वही वाला जिसमें एंगुलर मोमेंटम मैंने कुछ बताया था। यस सर। देखो मैंने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इट इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। कुछ याद आ रहा है? यस सर, डिराइव भी किया है। तो हाँ, तो मेरे पास क्या बन गया था, वो L का मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, तो MV के अंदर R MVR। मल्टीप्लाई, तो MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई आया था प्यारे प्यारे बच्चों, यस और नो? यस सर। क्या हुआ माही का? आई नो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, सेकंड चैप्टर थोड़ा सा स्टैंडर्ड चैप्टर है। सर एक चीज प्रॉब्लम है कि परसों हमारा टेस्ट है इस चैप्टर का स्कूल में, क्या करें? कोई बात नहीं, इतना टफ नहीं पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ, कल मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेता हूँ, और ठीक है ना? सबकी कल हाँ, है हाँ, सर एक सब ऑलरेडी क्लास है सर, सर हमारी। फिजिक्स भी तो है। कोई बात नहीं, तो और सर केमिस्ट्री भी रख- टेस्ट नहीं पाए वालों का। सर परसों मेरा स्कूल भी है सर, मुझे होमवर्क भी रहने दो करना है। सर, क्लास सर में परसों रखो। मैंने कोई नहीं, मैं बस बता रही थी। अच्छा, अरे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएगा ना, क्वांटम नंबर्स का। कोई नहीं, मैं अपना पढ़ लूंगी, अच्छा चलो ठीक बहुत है। लोग सुनाएंगे मुझे। सर कर लो, मैं तो बैठे ही सर रहता हूँ। कर लो सर, प्रॉब्लम नहीं है पर ठीक है। अरे फिर चलो वीक को नहीं करेंगे ना फिर, ठीक है? अच्छा हाँ फिर कर लो। ठीक है, सर होमवर्क करना है मुझे बहुत बताओ सारा। तुम साइंस के बच्चे तो ऐसे लो चाहिए। छोड़ दो सर, कुछ डाउट होगा तो मैं किसी से पूछ लूंगी, टीचर से ही पूछ लूंगी मैं। ठीक है ठीक है, चुप हो जाओ आपसे सारे पूछ बच्चे। लूंगी मैं अगर कुछ ठीक है डाउट ठीक हुआ है तो। ठीक है ठीक है सर, चुप जाओ। L इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम विच इज MVR, और ये NH अपॉन में 2 पाई। याद आया ना, मैंने बताया था एक वेव ऐसे चल रही है तो वो n लैम्डा बनाता है। n लैम्डा इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 2 पाई r, तो लैम्डा को मैंने क्या लिखा था H अपॉन 2 पाई, याद आया लास्ट क्लास में? हाँ हाँ याद है सर। ठीक है, तो वो क्या बन गया था MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है क्या प्यारे प्यारे बच्चों? तो बताओ इसके अंदर वेलोसिटी तुम्हें दिख रही है या नहीं दिख रही है? है बिल्कुल दिख रही होगी, देखो दिख रही है, वेलोसिटी का फैक्टर है नहीं MV। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? यस सर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए थे, और इन फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए आएंगे। ठीक है, तो हम वो करेंगे भी, अभी के लिए कोई तुम्हें चिंता करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अच्छा तो ये तो हुआ मेरे पास क्या सिंपल न्यूमेरिकल पार्ट, जो जिसके तुम्हें क्वेश्चन करने के लिए आएंगे। तो ये फॉर्मूले एकदम डिस्प्ले हो जाने चाहिए, स्पेशली ये दो, एक ये वाला और एक ये वाला, बाकी नीचे वाला तो याद रहेगा ही, आई नो दैट। फटाफट याद करो ऑन द स्पॉट, अभी के अभी, अभी के अभी।
अच्छा वो आया है चंदन? यस सर, अच्छा चंदन को समझ में आ रहा है? यस सर। देखो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, आई नो दैट, लेकिन कर लोगे, मुझे इतना भी पता है। ओके। क्षितेज तुम लेट आए हो ना आज क्लास में? क्षितेज, अच्छा चंदन, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ ने क्या बोला था? चंदन, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ ने क्या एक्सप्लेन किया था? सर वो एल्बर्ट आइंस्टाइन और एक फॉर्मूला था, दोनों को इक्वल रख के उन्होंने न्यू फॉर्मूला बनाया। हाँ तो न्यू लैम्डा बनाया था, राइट? लैम्डा इज यस इक्वल सर, टू एच अपॉन पी एच या बाय एच एन अपॉन पी। एम वी। बिल्कुल सही। 1-2 मिनट लेट था सर। ओके ओके, नेटफ्लिक्स कर रहा था। ओके ओके, तुम नेटफ्लिक्स भी करते हो? मेरे घर का भी नेट का कभी रुक जाता है। चलो कोई नहीं। अच्छा भाई ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, नो स्वास्तिका, सर, चंदन, ठीक है भाई। देखो नो सर, अब ना नो ये सर। वाला मेरे पास क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है? आई मीन जो न्यूमेरिकल फॉर्मुलेस है। चैप्टर देखो खत्म? नहीं नहीं, अभी कैसे खत्म हो जाएगा, अभी तो क्वांटम नंबर आएगा सबसे इम्पोर्टेंट। सर कितना बड़ा चैप्टर है सर? कहाँ बड़ा है, छोटा सा है। हाँ थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। सब बड़ा है। ठीक है, थर्ड चैप्टर इजी है, थर्ड चैप्टर बड़ा नहीं है, फिर फोर्थ चैप्टर फिर से बड़ा है। ठीक है भाई, देखो फोर्थ और और फिफ्थ सर तो जो बड़े बड़े हैं ना ऑल्टरनेट सर। में जो चैप्टर्स है वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। क्या क्या किसमें? सर जो ऑल्टरनेट चैप्टर्स है वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो मतलब जैसे 2, 4 ये सब चैप्टर्स इम्पोर्टेंट आपने उस लेकिन दिन बताए थर्मो थे। के बाद इक्विलिब्रियम तो इम्पोर्टेंट है। हाँ थोड़ा बहुत बोल सकते हो, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो कि मोस्टली अल्टरनेट है ऐसे। ठीक है भाई, अब देखो अब ना हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, सारे बच्चे ध्यान से देंगे, इसका नाम था हाइजेनबर्ग। ठीक है, बहुत थ्योरी चल रही थी कि वेव भी है, पार्टिकल भी है, वेव भी है, पार्टिकल भी है। तो ये मेरे पास आया जिसका नाम था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसने अपना एक प्रिंसिपल दिया, ठीक है, हाइजेनबर्ग था वैसे इसका नाम। तो इसने अपना एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया है, और उस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसने एक फॉर्मूला भी दे दिया। सॉरी मैंने कलर चेंज किया, ये एक ही बात है, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो तो हाइजेनबर्ग स्पेलिंग करना सीखिए। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहले पहले बच्चों, क्या कह रही हो तुम? तो स्पेलिंग गलती है। मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, किसकी? सर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी, सही तो है। द अच्छा टी नहीं है। NITY। वो टी था, वो हट गया था, ठीक है। सर अच्छा आई देखो, हाँ देखो देखो, NI है। एन आई, I। सर्टेनिटी, ओके 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 ओके, अनसर्टेनिटी, नहीं नहीं नहीं, सही है, अनसर्टेनिटी ही होता है। तो आपने सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी बोला। बोलते हैं लेकिन वो अनसर्टेनिटी ही होता है, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हमारे पास। देखो इसने क्या बोला, इसने बोला कि अगर एक इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलेगा, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह चलेगा तो तुम क्या बताओ उसकी पोजीशन को निकाल पाओगे एग्जैक्टली कहां पर है वो? नहीं सर। अगर एक नहीं लड़का सर। कंटिन्यूसली चलता जा रहा है और उससे बोला कि इसकी पोजीशन बताओ कहां पे है, तो तुम उसे इतने में बोलोगे इतने में तो आगे निकल जाएगा, इतने में बोलोगे इतने में आगे निकल रहा है। हर कंटिन्यूसली उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, हर एक पल, हर एक सेकंड। तो क्या तुम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता पाओगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं बता पाओगे, राइट। अच्छा ठीक है, और अगर हम उसे ये भी बोले कि चलो मान लो वो पार्टिकल का भी है, तो मैंने क्या बोला था, अब अगर पार्टिकल का है तो देखो यहाँ पे पार्टिकल का मास होता है। तो इसका मतलब जैसे मैं हूं, तो मैं एक तरह से यहाँ पे भी बैठा हुआ हूँ ना, तो पार्टिकल बताया मैंने। तो इसने ये बोला कि हमें ना दो चीजों को नहीं, हम दो चीजों को कभी भी साथ साथ नहीं निकाल सकते। ये देखो, अगर या तो वो चल रहा होगा, तो चल रहा होगा तो क्या उसकी पोजीशन निकाल पाओगे? नहीं सर। अच्छा, और अगर चल नहीं रहा होगा तो क्या तुम उसकी वेलोसिटी निकाल पाओगे? बिल्कुल नहीं। अगर एक कोई भी चीज है और अगर उसमें डुअल नेचर है, ठीक है, मतलब उसमें पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, तो इसने बोला कि मान लो एक साइंटिस्ट ने कहा कि एक काम करो, इस इलेक्ट्रॉन का अभी ऑन द स्पॉट राइट नाउ पोजीशन भी निकालो, वेलोसिटी भी निकालो। क्या ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं है? है सर। अगर मैं तुम्हारी ही बात कर दूं कि चलो बताओ तुम्हारी पोजीशन क्या है, कहां पर हो तुम इस टाइम, और तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, तो ये तो विडंबना है, ये आपस में दूसरे की बात को अपोज कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी हम तो ना तो अगर वेलोसिटी निकाल लें तो पोजीशन पूछने की जरूरत नहीं है, और अगर पोजीशन निकाल लें तो वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो इसने इसी बात को एक्सप्लेन कर दिया कि इट इज इम्पॉसिबल या इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजीशन टुगेदर, या यू कैन से सिमिल्टेनियसली।
हम इसे साथ साथ कभी नहीं निकाल सकते। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इसने क्या करा, तो देखो अब इसने फाइनली इतनी चीजें देखी तो इसने ना कुछ गलतियां निकाली कि अगर तुम निकालने की कोशिश भी करोगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गलती आ सकती है, क्योंकि उसमें क्या है, डुअल नेचर है। तो चूंकि उसमें डुअल नेचर है तो जब भी तुम पोजीशन निकालोगे तो उसमें कुछ गड़बड़ आएगी, और अगर तुम ये वेलोसिटी निकालोगे तो उसमें भी कुछ गड़बड़ आएगी। तो उसकी कितनी गड़बड़ आती है, तो उसने उसको बताया कि वो गड़बड़ हमेशा किससे ज्यादा होगी, मेरे पास h/4 से ज्यादा होगी। ये इसका प्रिंसिपल है। क्या बोला मैंने, अगर तुम वेलोसिटी और अपने अगर वेलोसिटी और पोजीशन पोजीशन अगर तुम दोनों अगर एक साथ, निकालेंगे हाँ, तो उसके तो उसमें जरूर उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस गलती आएगा, आएगी। और जो गलती आएगी वो h/4 जो का प्रिंसिपल। हाँ, वो उससे हमेशा ज्यादा आएगी, यस, राइट। एक बार रिपीट कर दो, हाँ मैं बता रहा हूँ। आप रिपीट करना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है तो तुम उसकी क्या पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ निकाल पाओगे? क्या तुम नहीं, उसकी क्या तुम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ निकाल सकती हो क्या? नहीं सर। अच्छा, तो इसने बोला कि अगर तुम इन दोनों को एक साथ निकालने की कोशिश करोगी तो बताओ कहीं ना कहीं पे एरर आने के चांस है या नहीं, गलती आने के चांस है या नहीं? हाँ सर, पोजीशन कैसे बिल्कुल निकलेगी? है ना, तो गलती आने के चांस होंगे। तो उस गलती को हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब कुछ ना कुछ एरर। और उसी तरीके से मेरे पास क्या है, डेल्टा मतलब वेलोसिटी, डेल्टा एम वेलोसिटी, डेल्टा वी। तो उसमें कुछ ना कुछ गलती होती है, तो दोनों की जो गलती होगी ना वो हमेशा क्या होगी, दोनों की गलती का जो प्रोडक्ट है एक तरह से वो क्या होगा, h/4 से ज्यादा होगा। अभी चिंता मत करो, अभी सुनने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी लेकिन बहुत सिंपल है। देखो इसने क्या बोला, तो सबसे पहले तो सुन लें, उसके बाद में फिर लिखवाऊंगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि x मेरे पास पोजीशन है, और देखो वेलोसिटी को हम डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे मोमेंटम के फॉर्म में ले रहे हैं। वो मोमेंटम के अंदर होती है नहीं होती वेलोसिटी, इसने मोमेंटम के बारे में बताया। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास ये डेल्टा एक्स है, तो ये डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो गया, किसके अंदर अनसर्टेनिटी हो गई है, मतलब अनसर्टेनिटी का मतलब एरर, किसके अंदर गलती हो गई, किसके अंदर अनसर्टेनिटी है? एक्स। अरे एक्स का मतलब क्या है, वेलोसिटी। अरे भैया पोजीशन। पोजीशन है, वेलोसिटी तो v से करते हैं। एक्स से भूल ओके, गए, एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो जो पोजीशन होती है dx by dt, तो dx by dt करते थे। तो ये x क्या है मेरे पास, पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब एरर। अच्छा, और वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, अगर मैंने लिख दिया डेल्टा वी तो डेल्टा वी को क्या लिखोगे, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, यस और नो। तो इसने क्या लिया, इसने डेल्टा एक्स लिया और इसने डेल्टा पी लिया, कि मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी और डेल्टा एक्स के अंदर अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है, ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा किससे ज्यादा होगा मेरा, मतलब इक्वल टू, और ज्यादा किससे होगा, h/4 से। अब देखो ये इसने बता तो दिया कि h/4 से ज्यादा होगा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये पी का मतलब क्या है, मोमेंटम, यस और नो? पी का मतलब क्या होता है, mv होता है या नहीं होता है? यस सर। तो अच्छा, क्या क्या मास के अंदर कभी एरर आ सकता है? मास हमारा वेट में चेंज हो नो सकता है क्या, सर। क्या हमारा नो मास सर, कभी चेंज होता है? मास नो नो हमारा सर। हमेशा सर, कांस्टेंट होता है, तो क्या कभी डेल्टा एम लिखने का मतलब है कुछ? भाई मास जितना पहले नो था उतना सर। ही अब भी है, तो उसका कुछ डेल्टा एम होगा, नहीं होगा। सर एम लिख दीजिए। तो इसका मतलब ये डेल्टा एक्स हो गया। अच्छा, पी को मैं क्या ले सकता हूँ, एम इंटू डेल्टा वी। वेलोसिटी में तो चेंज हो सकता है भाई, तो एम इंटू डेल्टा वी। तो बताओ ये पूरा का पूरा किससे ज्यादा होगा, वही इसके लॉ के अकॉर्डिंग h/4 राइट। अच्छा, अब क्या मैं इस m को नीचे लेकर आ सकता हूँ, मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4 हो जाएगा, यस और नो? अरे बोलो। यस सर। यस सर। तो ये जो मेरे पास लॉ है ये किसने बताया, मेरे पास हाइजेनबर्ग ने बताया, और इसने इसको क्या नाम दिया, अनसर्टेनिटी। तो डेल्टा एक्स क्या है मेरे पास यहाँ पे, कैन आई से इट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अन हम एक साथ नहीं निकाल सकते, और फिर इसने एक साथ निकाल के दिखाया कि इतनी गलती से ज्यादा आएगा हमारा। तो ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, क्योंकि एरर आता है, इसने वो बताया कि एरर किस तरीके से निकाल। यस अंकल, यू रेज योर हैंड। गलती से हो गया सर। अच्छा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो मेरे पास ये दो चीजें हैं भाई, एक डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एक है मेरे पास डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। कोई भी डाउट है इसके अंदर? सर हाँ हाँ
सर डेल्टा एक्स मतलब कि जो भी एरर आया है उसकी पोजीशन में। हाँ, उसकी पोजीशन में जो गलती आई है, चेंज वेरी मतलब एक तरह से अनसर्टेनिटी, दिक्कत कि जैसे मान लो एक्चुअली में पोजीशन कितनी थी 50 और तुम्हारी की तुमने जो कैलकुलेट करी है वो आई है 48.5, तो एरर कितने का हुआ पोजीशन में? 1.5। 1.5, तो इसका मतलब क्या लिखोगे 1.5 डेल्टा एक्स की जगह पे, ठीक है। रियल में जो वेलोसिटी है मान लो अभी मैं ऐसे हाइपोथेटिकल लेता हूँ, मान लो थी 5 थी और तुमने कितनी निकाली, मान लो 4.75, तो कितना एरर हुआ वेलोसिटी में? 0.25। आया समझ में? नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो ये क्या है मेरे पास? अनसर्टेनिटी। कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? सर एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट? हाँ, प्लैंक्स कांस्टेंट, यस। एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और पाई का मतलब 3.14 मतलब 22/7, ठीक है। सर वो तो पता है। एक बच्चा कह रहा है कि सर कौन सा लेना है, 22/7 लेना है या 3.14 लेना है? मैंने कहा वेरी गुड भाई, ये एक ही बात होती है, ठीक है। तो सर नहीं किसी को फर्क आता है पता है सर। अबे एक ही है, इसको डिवाइड करेगा तो वही तो आता है। सर नहीं पता है ये सर एग्जाम कैलकुलेशन में इजी और टफ हो सकती है, ठीक है। नहीं अच्छा नहीं देखो, सर सुन तो लीजिए एक बार। हाँ सुन रहा हूँ मैं। टीचर बता रहे थे अगर 22/7 लेते तो 3.14.628 वैल्यू आती है जो हम उसे अच्छा वहां तक लेते हैं, और 3.14 में स्पेसिफाई हो जाता है, इसलिए बोर्ड में मार्क्स काट दिए जाते हैं बच्चों के अगर वो गलत ले रहे थे। अच्छा, तो ये ठीक है, वेरी गुड, ये सब बात करना अपने हिमांशु से, ठीक है। चलो अब लिखो हाइजेनबर्ग कंसर्टेटिव प्रिंसिपल के अंदर सर इट इज, सर हाँ 940 हो गया। वेरी गुड, लिखो अब सारे बच्चे। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन, लिखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन दी, देखो पहली बात तो उसने बताया नॉट पॉसिबल और फिर इसने पॉसिबल करके दिखा दिया, लेकिन वो पॉसिबल क्यों हुआ है? क्योंकि वो उसने गलती की बात करी है, एग्जैक्ट की बात नहीं करी है। इसने बोला कि तुम एग्जैक्टली पोजीशन और वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, लेकिन क्या इसने ये बोला कि डेल्टा मतलब अनसर्टेनिटी नहीं निकाल सकते? अनसर्टेनिटी निकाल तो दी इसने, राइट? अगर तुम्हें वो अनसर्टेनिटी निकालनी है तो इस फॉर्म में से निकाल सकते हो। अगर तुम्हें वेलोसिटी का एरर पता लग जाए, बाकी सब पता लग जाए, तो डेल्टा एक्स निकल के आ जाएगा। तो लिखे सारे बच्चे, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द exact position and velocity, exact position and velocity simultaneously for a subatomic particles, for a subatomic particles like electron at any instant, at any सर एक बार instant, रिपीट कर दो। sure, it is not possible to determine, it is not possible to determine the exact position and velocity, the exact position and velocity simultaneously for subatomic particles, for subatomic particles like electron at any given instant, at any given instant, at any given instant with high degree of precision। समझ में आया ना क्या लिखा रहा हूं मैं? ये एकदम एक्यूरेसी के साथ, विद हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन, और यू कैन से एक्यूरेसी आल्सो, विद हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन, तो तुम नहीं निकाल सकते ये, ठीक है ना भाई? तो फाइनली फिर इसने क्या बोला, तो ये मेरे पास क्या आ गया फाइनली कि मेरे पास ये इसके नीचे ठीक ले लेना, ये रिलेशन ठीक इसके नीचे, तो उसने अपना ये रिलेशन प्रस्तुत किया है, विच इज व्हाट, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन h/4 पाई। तो बस इसके आगे ये लिख लेना, डेल्टा एक्स का मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा वी का मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर पाएंगे भाई? तो देखो तुम्हें जानबूझ के सर एग्जैक्ट तो अनसर्टेनिटी भी नहीं निकाल सकते ना, यार अनसर्टेनिटी तो निकाल लिया ना इसने, बताया हमको, मतलब ज्यादा या कम तो निकाल ही पाएंगे, तो हम ज्यादातर इसको इक्वली करके देख लेंगे, ठीक है ना। मतलब गलती में गलती कितनी है वो तो निकाल ही पाएंगे, एग्जैक्ट तुम वैल्यू नहीं निकाल पाओगे लेकिन गलतियां तो निकाल लोगे कितनी आ गई। तो देखो अगर तुम्हें वेलोसिटी की गलती दे दे, कितनी दिक्कत आ रही है वेलोसिटी को निकालने में, एच दे दे, मास दे दे, तो क्या तुम्हारा पोजीशन की अनसर्टेनिटी निकल के आ जाएगी? और ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे तुम्हारे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, मान लो पोजीशन का चेंज दे दिया है, मास दे दिया मान लो इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे ही पता होना चाहिए, तो क्या डेल्टा भी निकाल लोगे? निकाल लेंगे। यस और नो एवरीबॉडी?
और पाई क्या ले लोगे 3.14 या फिर 22/7। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? यस पीपल? नो सर। नो सर। तो ये मेरे पास क्या है फाइनली? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यस स्वास्तिका, व्हाट इज द मेन डेफिनेशन? क्या है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? ध्यान रखना, जैसे कुछ बच्चे ना कंफ्यूज आते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, बोर ने क्या बोला था? L = NH/2 याद आया? याद आया? तो वो NH/2 है बोर के पोस्टुलेट में, और ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर H/4 है। तो जितना बड़ा नाम उतने बड़े काम। देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और वो कौन था? बोर, 4 शब्दों का नाम, तो इसलिए उसका नाम सिर्फ 2 ठीक है भाई, याद रखना इस चीज का। अच्छा ये एक सेकंड कार्तिक, ये L का मतलब क्या है जो मैंने L लिखा है यहाँ पे? सर इट इज एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम अपने आप में किसके बराबर होता है? NH/2 अरे भाई MVR होता है ना वैसे। NH/2 तो दिख ही रहा है सामने, ठीक है। अच्छा कार्तिक एक बात बताओ, ये मेरे पास डेल्टा एक्स और ये डेल्टा वी क्या है? सर डेल्टा एक्स और डेल्टा वी जो है, सर डेल्टा एक्स है मतलब अनसर्टेनिटी विद द पोजीशन, एंड वेलोसिटी अनसर्टेनिटी विद द वेलोसिटी। मतलब हम सर बिल्कुल श्योर नहीं है कि ये वेलोसिटी है और ये पोजीशन है एट एन इंस्टेंट। हाँ तो हमने एरर के लिए निकाल लिया, ठीक है। अच्छा आज था सर हो गई Yes, क्लास? sir. आज था ये जीमेंस इफेक्ट और ये स्टार्स इफेक्ट क्या होता है? Siemens effect में magnetic field की splitting ऐसा कुछ है। मैग्नेटिक फील्ड की स्प्लिटिंग नहीं, स्प्लिटिंग ऑफ Spectral स्पेक्ट्रल lines. लाइंस, ठीक है। हाँ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, हाँ ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से ही होती है, उसको कैसे स्प्लिट करोगे, ठीक है। सर ओके हाँ बोलो। जो आपने बताया कि हमने अनसर्टेनिटी निकाली है, तो वो भी तो हमने ट्रू वैल्यू को देख के निकाली होगी, तो सर उसमें तो हमें फिर ट्रू वैल्यू पता चल गई। हाँ तो पता लग जाएगी फिर, अगर तुम्हें अनसर्टेनिटी पता लग जाए तो उसने ये बोला ना कि हम ट्रू वैल्यू को इनडायरेक्टली नहीं निकाल सकते एक साथ, लेकिन उनकी गलतियों को तो एक साथ निकाल दिया। सर तो डेल्टा एक्स गलतियां भी तो वो ट्रू वैल्यू को देख के निकाली कि ट्रू वैल्यू इतनी है और हमने ये कैलकुलेट किया है, तो उनमें एरर इतना आया। देखो एक सेकंड ज्यादा ऐसे दिमाग मत लगाओ। तो मैं क्वेश्चंस के अंदर दिया जाएगा कि मेरे को पोजीशन में इतना एरर आया, और इलेक्ट्रॉन का दे दिया जाएगा, बस तुम्हें डेल्टा भी निकालने के लिए आएगा, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि ट्रू वैल्यू को देख के निकाला जाएगा, तो वो तो इंटरनल हुआ ना। अब ऐसे करके तो हर चीज हम इंस्ट्रूमेंट के जरिए निकाल ही लेंगे। तो मैं तो कॉन्सेप्ट देखना है ना कि उन्होंने अपना क्या कॉन्सेप्ट दिया है, कि अगर तुम्हें मान लो तो उन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया है, अगर मान लो तुम्हें पोजीशन के अंदर एरर पता लग जाए तो तुम डेल्टा पी निकाल लोगे, डेल्टा पी अगर नहीं पूछा है तो डेल्टा वी भी निकाल सकते हो। ये तो एक कॉन्सेप्ट है ना, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ इसने मैं इतनी मेहनत करी है तो। अब भाई जितने भी लोगों ने कुछ जो जो बातें बोली हैं, ऐसे करें तो हम इंस्ट्रूमेंट से हर चीज निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स एक्यूरेट वैल्यू किसी भी तरीके से। इसने बस ये बोला क्योंकि उसका नेचर वेव का है, तो हम ये चीजें एक साथ नहीं निकाल पाएंगे एग्जैक्टली एक्स और पी की वैल्यू, लेकिन हाँ उसका चेंज, उसका जो वो है वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इट शुड बी ग्रेटर देन H/4 पाई। नहीं आया कुछ समझ में? आ गया सर। यस चंदन। सर क्लास ओवर। हाँ एक सेकंड बस। यस सर। कल फिजिक्स की कितने बजे क्लास है? यार वो जेडी सर ने टाइम बताया होगा ना, तो नहीं बताया अभी। बता देंगे वो भी, ठीक है। चलो अच्छा फिर बायो का टेस्ट वही एमसीक्यू वाला सर कितने बजे है सर? टाइम तुम बताओ, तुम्हारा शाम को लें या मॉर्निंग में लें? सर शाम को, सर शाम को, सर शाम शाम को, ठीक है। फिर एक काम करते हैं, मॉर्निंग में क्लास रख लेते हैं, ठीक है, कुछ वैसी वाली डाउट वाउट वाली, ठीक है ना, और फिर शाम को टेस्ट रख लेते हैं, ठीक है भाई। मॉर्निंग में भी आधे घंटे की क्लास डाउट ठीक है चलो ठीक सर है। कौन सा टेस्ट? अरे बायो वाले बच्चों की बात कर रहे हैं नहीं तो, अच्छा ठीक है चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है भाई। चलो भाई बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट सर, टेक केयर सर।